हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी आरओ परीक्षा के लिए है। लेकिन मेनली आप लोग देखेंगे तो ये आरओ के लिए भले ही है, लेकिन यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस भी देना चाह रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टेस्ट है यह पॉलिटी का है, पॉलिटी का टेस्ट है ये। इसके पहले हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। ये तीसरा टेस्ट है जीएस का, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हम डेली का करंट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात का उपबंध किया गया है। तो आपात का जो उपबंध हुआ है वह भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाग 15 में जो है निर्वाचन की व्यवस्था है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था है। और भाग 17 में जो है वह राजभाषा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपातकाल का उपबंध है यह भाग 18 में किया गया है। और आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। यह आपात उपबंध का जो प्रावधान है यह हमारे संविधान में जर्मनी से लिया गया है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है आंतरिक अशांति, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह, तीसरा है बाह्य आक्रमण और चौथा यानी कि डी है युद्ध। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की जा सकती है। तो यह घोषणा की जा सकती है BC, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है वहाँ पे D होगा, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इन तीनों बेसिस पे किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है। तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो जो तृतीय आपातकालीन घोषणा हुई थी, इस समय जो राष्ट्रपति थे वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के घोषित किया था, जिसमें आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की आपात की घोषणा तभी करेगा, राष्ट्रपति किसी भी आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यह समाप्त होती है 30 दिन पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। कौन सा यहाँ पे सही है पूछा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन क्यों नहीं सही है, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा आपात की घोषणा को वापस ले सकता है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। दूसरा है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा कथन है, संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद वापस हो जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो यह लागू रहती है 6 माह तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रहती है। आगे 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 356 द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 दोनों में किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। दूसरा है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सिर्फ सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों को संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? तो यह लागू किया जा सकता है 3 वर्ष तक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अभी तक भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वित्तीय जो आपातकाल है इसकी जो चर्चा है वह अनुच्छेद 360 में की गई है। भाग 18 के अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन सी यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति नहीं है? तो तारकुंडी समिति जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है चुनाव सुधार से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ये सभी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियाँ हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? किसने की? तो यह किया गया है वेंकट चलैया समिति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेंकट चलैया समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे एक बार फिर से देखते हैं। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह पूरे देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका जो व्याख्या है ये है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः यानी कि लोकसभा में 23 दिसंबर एवं राज्यसभा में
23 दिसंबर 1992 को ही पारित कर दिया गया तथा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। इस तरह 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया हुआ है? तो जो दिया है कि किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो जो दिया है कि पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है, यह कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो यह कार्य करेगी शेष अवधि तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो यह आरक्षित होने चाहिए 33%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा? तो यह कराया जाएगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है? तो राज्य का राज्यपाल सक्षम है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है 18 विषय का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कितने विषय का है? तो 29 विषय का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ कब स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम था वह 1687 से 88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। जिसके बाद जो है 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में भी नगर निगम स्थापित हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 में हुआ। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल जो है यह है 43 बी और भाग 9 बी और आर्टिकल जो है 43 बी है, उसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? किस समिति ने अनुशंसा की थी? तो यह अनुशंसा की गई थी पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये कब बनाई गई थी? तो 1988 में इस समिति को बनाया गया था, पी.के. थुंगन समिति को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा कि नौखा जो है यह सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है यह है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत है यह हुई है 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो उद्घाटन है यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किनके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है संसद द्वारा और राज्य विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन जो है इसकी संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा है यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह 131 में नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह 127 में है, 127 में है, 131 में नहीं है। जबकि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 131 में दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? किसके परामर्श से करेगा? तो यह करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे था प्रिवी काउंसिल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? कौन नियुक्त होगा? तो यहाँ पर नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। अब यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। पहला है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, दूसरा है विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचना, तीसरा है सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, और चौथा कथन है न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, बाकी दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होना। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और मौलिक क्षेत्राधिकार, इनमें से कौन से शामिल हैं? किसके अंतर्गत? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो इस समय जो प्रधान न्यायाधीश थे वह थे पीएन भगवती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। दूसरा है कि जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में होने या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। उपयुक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मोबाइल कोड को किसके मानसपुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित न्यायालयों और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट जो है या पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। केरल हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप बिल्कुल सही है। मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट जो है कर्नाटक का नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव से संबंधित है मुंबई हाई कोर्ट। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। और प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि भारत राज्य के कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए, 7 वर्ष तक नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है और यही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यह किया गया 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा, यह किया गया है अनुच्छेद 215 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। दूसरा कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है, संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है निर्वाचक नामावली तैयार करना, दूसरा है निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना और तीसरा है राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। उपयुक्त में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पे ये सभी कार्य जो हैं यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पा रहा हो तो आयोग के सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।